भाई ये तो आप उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये बात हमसे पूछिए। कौन व्यक्ति समान सीट से लड़ेगा? दलित समाज को पैदा देने वाला आदमी समान सीट से लड़ेगा, या जनरल सीट से लड़ेगा, या रिजर्व सीट से लड़ेगा, या चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? जनता को भ्रमित करने की बात हो रही है। किसी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीट से फाइनल नहीं हुआ। जब समय आएगा उस समय पर हमारा गठबंधन होगा। मैं आप तमाम साथियों को जानकारी बिहार की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए आज जो प्रेस वार्ता में हम लोगों ने किया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और बिहार की जनता से मेरा आग्रह है कि भविष्य में अक्टूबर नवंबर में जब भी चुनाव हो। पशुपति पारस को लेकर लगातार सियासत हो रही है। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस महागठबंधन के हिस्सा होंगे, लेकिन जब आज पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर आप किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर पशुपति पारस तारे गिनने लगते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, बातों को गोल गोल घुमाते हैं। और देखिए किस तरह से वो जवाब दे रहे हैं कि क्या महागठबंधन के साथ लड़ेंगे, एनडीए के साथ लेंगे। इस सवाल को लेकर देखिए पशुपति पारस का ये बयान। तो बिहार में सत्ता से जो व्यक्ति सत्ता में है, जिस पार्टी की सत्ता है, उसको सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। दूसरा डिमांड हमारा है चौकीदार और वफादार। आपने देखा होगा आज से 4 महीना पहले गर्दनीबाग में हम लोगों ने भी चौकीदार वफादार के पक्ष में आंदोलन किया था। वो चौकीदार जो आजादी के वर्षों पहले से अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज जमाने से पहले मुगल पीरियड से एक पार्टी नहीं, एक जाति का वर्चस्व था। एक जाति के लोग चौकीदारों का वफादार का काम किया करते थे। गाँव में जो रखवार होता था, जमीन की रखवारी करता था, वो भी चौकीदार समाज के हैं। वो लोग हमारे परिवार के, हमारे चाचा थे रखवार, हमारे चाचा थे चौकीदार। उस समय 5 रुपया 10 रुपया मिलता था। उस समय से उन्होंने देश की सेवा की, खासकर बिहार के लोगों की सेवा किया, निष्पक्ष होकर किया। और पासवान का होता है रक्षक, पासवान जाति मतलब रक्षा करने वाला जात हमारा है, और निर्भीक जात है जो होना चाहिए। और उसको जब समय आया तो चतुर्थ की श्रेणी का दर्जा मिल गया स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी के टाइम में। तो बिहार के लोगों को देख करके उन्होंने चतुर्थ श्रेणी में दर्जा दिया। और तब से आज तक अब उस पर सभी लोगों का नजर चला गया। और आज ये नतीजा ये हुआ कि जो एक जाति का वर्चस्व था, एक जाति के लोग चौकीदार में हुआ करते थे, आज उसको समान कोटि में दर्जा दे दिया गया। अब उसकी बहाली होती है समान कोटि के लोगों से होगा, और उसमें अनुकंपा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी हमारी मांग है बिहार सरकार से। और खास करके नीतीश कुमार जी को मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी पासवान विरोधी। मैं पहले भी कहा था, जब नीतीश कुमार की सत्ता में आए तो संविधान के विरुद्ध उन्होंने बिहार में दलित और महादलित का गठन किया। उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। समाज को तोड़ करके दलित और महादलित किया, और महादलित को सुख सुविधा भी दिया गया, लेकिन उस पर भी महादलित के लोग जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। ये बिहार सरकार दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, और पासवान विरोधी है। बिहार सरकार के मुद्दे से बाहर की बात है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चलाना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारी पार्टी जो छोटा पार्टी है, छोटी पार्टी है, हम अपने पार्टी के संगठन को पूरे बिहार में 4-5 महीना के अंदर में 25 जिला का भ्रमण किए हैं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और उसमें हम इंटरनल सर्वे भी कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में जीता हुआ उम्मीदवार होगा। वो हम लोग का सर्वे अभी चालू है। अभी हम लोग इस गठबंधन में जाएंगे जो हमारे हित की बात होगी, जहाँ हमारा सम्मान होगा, जहाँ हमारी व्यवस्था होगी, हम उस गठबंधन में जाएंगे। हम किसी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव करेंगे। इंडिया छोड़ के आप किसी जगह? हाँ, इंडिया छोड़ के तो मैंने छोड़ दिया। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप भी मीटिंग में थे। देखिए हम लोगों का जो सत्ता है, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिवार के लोग, हम तो परिवार के लोग मानते हैं। वो हमारे समाज में दलित समाज के जो देवता स्वरूप है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते, आज हम लोग इस चेयर पर नहीं बैठते। उनके साथ भी अपमान हुआ।
केंद्र सरकार के द्वारा उनके साथ अपमान हुआ, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। और जब भी समय आएगा, जब भी चुनाव समय नजदीक आएगा, अभी किसी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीट से फाइनल नहीं हुआ, जब समय आएगा उस समय पर हमारा गठबंधन होगा। मैं आप तमाम साथियों को इसकी जानकारी देंगे। आपने आकाश यादव को पार्टी से निकाल दिया, क्यों निकाला? वो पार्टी में निष्क्रिय थे। आप लोगों को समझ में होगी जो आपसी झगड़ा था, वो ऐसी बात नहीं थी। जब से वो हमारे यहाँ आए थे, लगभग 3 वर्ष पूर्व वो आए थे, उनको बुलाया गया था, लेकिन कभी भी कोई पार्टी का संगठन पूरे जिला में, पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन एक भी जिला में कहीं भी अपने पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं। ये हमारी पार्टी का फैसला हुआ, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय में हम सब अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी हुई, पार्टी का फैसला हुआ कि आकाश यादव जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दिमाग से भाषा हम लोग निकाल दीजिए। पार्टी हमारी है, संगठन हमारा है, हम चलाते हैं संगठन को, हम पार्टी चलाते हैं, उसमें दूसरे लोग इंटरफेरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार में तीसरी ताकत भी आकार ले रही है? देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिहार बहुत जागरूक स्टेट है और पॉलिटिकली आपने देखा होगा कि बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ, पूरे देश में आग लगी। तो बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकलाइज लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और जनता के हाथ का फैसला है। अब चुनाव आएगा तो बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में है और जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, जनता जिसको चाहेगी विधायक बनेगा। उसमें तीसरी शक्ति, चौथी शक्ति का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे जिला पार्टी, उनकी पार्टी के सांसद ने ऐलान किया। भाई ये तो आप उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये बात हमसे पूछिए। कौन व्यक्ति समान सीट से लड़ेगा? दलित समाज में पैदा करने वाला समान सीट से लड़ेगा, या जनरल सीट से लड़ेगा, या रिजर्व सीट से लड़ेगा, या चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, जनता को भ्रमित करने की बात हो रही है। ये तो आप उनसे पूछिए। बिहार की जो स्थिति है, एनडीए के लोग कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज। मेरा कहना है कि आज मंगल राज तो नहीं हो गया। 2005 के पहले जो स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति में आज बिहार है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये बिहार सरकार दलित विरोधी सरकार है और महिलाओं की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन सबसे अधिक कोई विरोधी व्यक्ति इस देश में कोई मुख्यमंत्री महिला का है और दलित का है तो वो व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री नीतीश कुमार। आपने देखा होगा कि आज से होली के दिन औरंगाबाद में कोमल पासवान नाम की लड़की थी, 14 वर्ष की लड़की, उसको जाति सूचक अपमानजनक बात करके उसके छाती पर गाड़ी चला दिया गया। वो किसी व्यक्ति और किसी दल का पदाधिकारी था और घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा आज तक जो उसके परिवार को उचित राशि मिलनी चाहिए, उचित न्याय मिलनी चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मुजफ्फरपुर की घटना है, कोहली विधानसभा क्षेत्र की घटना है। वहाँ एक 14 वर्ष की बच्ची स्कूल से पढ़ के जा रही थी और उसके साथ में कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा 3-4 लोगों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया और जब लड़की उस व्यक्ति को पहचान गई तो उसकी हत्या करने की कोशिश की गई और जो क्रिमिनल था उसको अपने समझ से हत्या कर दिया था और गला काट दिया। वो बच्ची दवाई के अभाव में, साधन के अभाव में वहां तड़पती रही मुजफ्फरपुर में और बाद में तो किसी तरह से लाया गया पटना पीएमसीएच में। लेकिन ये बिहार सरकार का जो हेल्थ विभाग है, इतनी खराब स्थिति है, तो दलित बच्ची गाड़ी पर बैठी रह गई एम्बुलेंस पर
लेकिन बिहार सरकार के द्वारा पीएमसीएच में उसको जगह नहीं दिया गया, उसको बेड नहीं दिया गया और नतीजा हुआ कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इसके लिए सभी विपक्ष के लोगों ने आंदोलन भी किया। तो ये बिहार की स्थिति है। परसों में देख रहा था अखबार में कि लखीसराय में एक मुखिया जी को और एक वार्ड कमिश्नर को 3 धारी गोली मार के हत्या कर दी। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है नालंदा, वहां आपने देखा होगा से 4 महीना 5 महीना पहले एक वृद्ध महिला को पैर में कांटी ठोक के उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। ये बिहार की स्थिति है। आए दिन जब भी आप अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो जब भी है तो किसी न किसी महिला के साथ में बलात्कार और हत्या की घटना घट रही है। दूसरी बात है कि बिहार में घुसखोरी बहुत हो गया। आप सचिवालय में जाइए, ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता। और उसका ज्वलंत उदाहरण है परसों माननीय मुख्यमंत्री के निवास के बगल में और माननीय नेता विरोधी दल के निवास के बगल में तो घटना घटी है। ये भी एक शर्मनाक घटना। इस दिन से आए दिन बिहार में लूट, घसोट, हत्या, बलात्कार, घुसखोरी चरम सीमा पर है। और उसका एकमात्र कारण है, आप सब लोग भी जानते हैं कि 20 वर्षों से एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है। और हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। जो मानसिक रूप से खुद देश का त्याग, स्टेट का मुखिया स्वस्थ नहीं हो तो देश का क्या कल्याण होगा। ऐसे आप देखे हुए लगातार प्रत्येक महीना में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बिहार में होता है। जहां बीमारी रहती है वहीं डॉक्टर जाता है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है। और सामने में 4 महीना के बाद, 3 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसकी खानापूर्ति के लिए सेंट्रल से जो हमारे वरिष्ठ नेतागण है वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी तरह से मैं देखिए विगत 6 महीने से मैं पूरे बिहार में 25 जिला का भ्रमण किया। हमारी पार्टी का नारा था चलो गांव की ओर, और हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर से शुरू किया पूरे बिहार में घूमने का। और अभी तक 25 जिला का हम लोगों ने जिला सम्मेलन किया अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी की सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। दलित अत्याचार है उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। और गांव देहात में जो हमारा जो समर्थक, हमारा जो वोटर है, खास के हमारे जो दलित सेवा का लोग है, सब लोगों का मुंह से यह आवाज निकला इस बार बदलाव होना चाहिए, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। और 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है और बिहार में कोई नई चीज नहीं हुई। जबकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, गवर्नमेंट की सरकार है, लेकिन बिहार में कोई बड़ा चीज जो मिलना चाहिए, कोई बड़ा कल कारखाना हो, कोई बड़ा चीज हो, वो बिहार को नहीं मिला। और बिहार आज की स्थिति में पूरे देश में, आज भी मैंने देखा था अखबार में कोई रिपोर्ट आया कि 17वां स्टेट में बिहार सबसे नीचे। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए आज जो प्रेस वार्ता में हम लोगों ने किया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और बिहार की जनता से मेरा आग्रह है कि भविष्य में अक्टूबर नवंबर में जब भी चुनाव हो, मुझको जो सीट मिलेगा, मैं किसी के उम्मीदवार के खिलाफ में नहीं जाऊंगा, मुझको जो सीट मिलेगा गठबंधन में, जो सीट मिलेगा वहाँ हमारी पार्टी को उम्मीदवार मिलेगा। मैंने आपको कहा कि समान समझौता जो हमारे विचारधारा के है, जो सोशलिस्ट दलित पिछड़ा माइनॉरिटी लोग हैं, जो दल बिहार में सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, हम उनके साथ हमारी पार्टी के समझौता होगा। और जो भी सीट मिलेगा हम निश्चित रूप से उस सीट पर हमारा उम्मीदवार जीतेगा। ये तो समय बताएगा। वैसा अभी तो किसी भी दल का फैसला नहीं हुआ।
आप बताइए, भारतीय पार्टी की बड़ी पार्टी है, फैसला हुआ? आरजेडी और कांग्रेस का फैसला हुआ? नहीं हुआ। और अभी 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 फैसला होगा भी नहीं। देखिए, जब समय आता है तो ये लड़का जिताया जाता है। भाजपा लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान के बारे में लालू यादव पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो भाई साहब ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में पार्लियामेंट हाउस में जो आपत्तिजनक बात हुआ, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हुई। लालू जी अपमान ये चुनावी स्टैंड है। अरे लालू जी बीमार व्यक्ति हैं, उनका 15वां जन्म दिवस था और उनकी आदत है, शुरू से आदत, आप लोगों ने देखा होगा, उनका पैर नीचे रखने में पैर खुल जाता है, इसलिए वो कुर्सी पर रखते हुए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति आया, उसको लालू जी ने देखा भी नहीं, कोई वर्कर्स आके सके, उनके नियत नीति में और नियत में कहीं कोई फर्क नहीं है। और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े बिहार में लालू प्रसाद यादव जी है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात करी और शोषित दलित पिछड़ों का उन्होंने आवाज दिया। इसलिए ये बात कहना कि लालू यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अपमान किया, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल। तो आपने देखा किस तरह से पशुपति पारस से तारे गिन रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि उनको एनडीए के साथ रहेंगे या महागठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले ही इस विधानसभा चुनाव में उनकी नैया पार होगी। पशुपति पारस दलित के सवालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला किया, प्रधानमंत्री पर भी जोरदार हमला किया, एनडीए को भी घेरा, लेकिन पशुपति पारस ने अपनी चुनावी जो रणनीति है उसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया कि आखिर पशुपति पारस का अगला स्टैंड क्या होगा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।